नमस्कार दोस्तों, मैं थर तिवारी आकार आईएएस के ऑनलाइन कोर्स में आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मुगल कालीन स्थापत्य कला पढ़ेंगे और मुगल कालीन स्थापत्य कला के विविध आयामों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मुगल कालीन स्थापत्य कला से न केवल प्रारंभिक परीक्षा बल्कि मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और आज की इस चैप्टर को हम चित्रों के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे ताकि इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों को लंबे समय तक याद रह सकें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला। दोस्तों, मुगलों के संबंध में माना जाता है कि वे न केवल एक आक्रमणकारी थे बल्कि कला, साहित्य और संस्कृति के महान संरक्षक भी थे। इसीलिए ज्यादातर इतिहासकारों ने गुप्त काल के पश्चात सांस्कृतिक क्षेत्र में मुगल काल को भारत का द्वितीय क्लासिकल युग कहा है। तो पहला महत्वपूर्ण तथ्य जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मुगल काल को गुप्त काल के पश्चात उत्तर भारत का द्वितीय क्लासिकल युग माना जाता है, क्योंकि मुगल शासकों के अंतर्गत कला, साहित्य के विविध आयामों का अभूतपूर्व विकास हुआ था। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में मुगल शासन की स्थापना करने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के समय पे कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थापत्य निर्मित करवाए गए। दोस्तों, यद्यपि बाबर को भारत पर शासन करने का बहुत कम समय प्राप्त हुआ और बाबर ने भारत पर जितने वर्ष भी शासन किए, ज्यादातर समय उसे युद्ध ही लड़ने पड़े थे। इसलिए उसके शासनकाल में हमें स्थापत्य कला के संबंध में बहुत ज्यादा उदाहरण प्राप्त नहीं होते, लेकिन जितने भी उदाहरण प्राप्त होते हैं उनके माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि बाबर भी स्थापत्य कला में रुचि रखता था और स्थापत्य संबंधी उसका ज्ञान अच्छा था। दोस्तों, एक बार बाबर ने अल्बानिया के एक प्रसिद्ध वास्तुकार सिनान के शिष्य को कुस्तुनतुनिया से भारत बुलवाने का निर्णय लिया था ताकि उस शिष्य के माध्यम से भारत में सुंदर भवनों का निर्माण किया जा सके। लेकिन आगे चल करके बाबर ने अपने इस निर्णय को टाल दिया, क्योंकि बाबर ने यह विचार किया कि भारत के जलवायु उनके लिए उपयुक्त नहीं होगी। तो प्रारंभिक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जो अल्बानिया के महान वास्तुकार सिनान के शिष्यों को कुस्तुनतुनिया से भारत बुलवाना चाहता था। दोस्तों, उस मुगल बादशाह का नाम बाबर था। बाबर के शासनकाल में निर्मित ज्यादातर स्थापत्य वर्तमान में नष्ट हो चुके हैं, केवल कुछ ही हमें उदाहरण के रूप में प्राप्त होते हैं। उनके संबंध में चलिए हम लोग जानते हैं। दोस्तों, बाबर के समय पानीपत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मस्जिद बनवाई गई थी जिसे काबुली बाग मस्जिद के नाम से जाना जाता है। तो काबुली बाग मस्जिद वर्तमान में हरियाणा के पानीपत में स्थित है और इस मस्जिद का निर्माण बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध मिली सफलता के उपलक्ष्य में 1527 ईस्वी में करवाया गया था। दोस्तों, बाबर की एक बेगम का नाम काबुली बेगम था। उसी के नाम पर इस मस्जिद का नाम काबुली बाग मस्जिद रखा गया था। क्लियर है दोस्तों? तो बाबर के समय पर काबुली बाग की मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ था? हरियाणा के पानीपत में। और इस मस्जिद का निर्माण बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में मिली सफलता के उपलक्ष्य में करवाया था और इस मस्जिद का नाम बाबर की बेगम काबुली बेगम के नाम पर आधारित है। दोस्तों, यह मस्जिद पूर्णतः ईंटों से निर्मित है। यह प्रश्न एक बार नेट के एग्जाम में पूछा गया है कि बाबर के द्वारा निर्मित ऐसी कौन सी मस्जिद थी जो पूर्णतः ईंटों से निर्मित करवाई गई थी? काबुली बाग मस्जिद। क्लियर है दोस्तों? आप चित्र के माध्यम से भी इस मस्जिद को देख सकते हैं। दोस्तों, ये वो मस्जिद है जो कि बाबर ने पानीपत में बनवाई थी और इस मस्जिद को काबुली बाग मस्जिद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस मस्जिद को मुगलों के द्वारा भारत में निर्मित कराई गई प्रथम मस्जिद भी माना जाता है। वर्तमान में यह मस्जिद
हरियाणा राज्य के पानीपत जिला में स्थित है। क्लियर है दोस्तों। काबुली बाग की मस्जिद के अलावा बाबर ने उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो उत्तर प्रदेश में आगरा के पास एक जिला है संभल, और संभल जिला में भी एक महत्वपूर्ण मस्जिद बाबर के द्वारा बनवाई गई थी, जिसे संभल की जामा मस्जिद कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, मध्यकाल में शेर शाह सूरी ने दिल्ली में पुराना किला बनवाया था। माना जाता है बाबर ने किले के भीतर एक मस्जिद निर्मित करवाई थी, जो वर्तमान में नष्ट हो चुकी है। तो काबुली बाग की मस्जिद के अलावा बाबर के द्वारा संभल की जामा मस्जिद निर्मित करवाई गई थी। पुराना किला के भीतर भी बाबर ने एक मस्जिद बनवाई थी, जिसका उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी में किया है। यद्यपि यह मस्जिद हमें पुराना किला के भीतर वर्तमान में प्राप्त नहीं होती है। साथ ही साथ बाबर के ही शासनकाल में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का भी निर्माण करवाया गया था। दोस्तों, माना जाता है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के एक सेना नायक मीर अब्दुल बाकी ने करवाया था। तो यह महत्वपूर्ण नाम है, और अभी तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है कि आज जहां रामलला का मंदिर है, वहां बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सेना नायक मीर अब्दुल बाकी के द्वारा करवाया गया था। तो आप लोग मीर अब्दुल बाकी का नाम याद रखिएगा। क्लियर है दोस्तों। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाबर का ऐसा कौन सा सेना नायक था जिसने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो उस सेना नायक का नाम था मीर अब्दुल बाकी। एक बार पुनः हम बाबर से संबंधित स्थापत्य को रिवाइज करते हैं। बाबर के समय पे पहला महत्वपूर्ण स्थापत्य काबुली बाग मस्जिद के रूप में करवाया गया। यह मस्जिद हरियाणा के पानीपत में स्थित है, और बाबर ने इस मस्जिद का निर्माण पानीपत के प्रथम युद्ध में मिली सफलता के उपलक्ष्य में करवाया था। दोस्तों, इस मस्जिद का नाम बाबर की बेगम काबुली बेगम के नाम पर आधारित है, और यह मस्जिद पूर्णतः ईंटों से निर्मित है। इसके अलावा बाबर ने उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद बनवाई थी। संभवतः बाबर ने दिल्ली स्थित पुराना किला के भीतर भी एक मस्जिद बनवाई थी, यद्यपि आज उस मस्जिद के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। साथ ही साथ बाबर के शासनकाल में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सेनापति मीर अब्दुल बाकी के द्वारा करवाया गया था। मीर अब्दुल बाकी का नाम महत्वपूर्ण है, तथ्यात्मक दृष्टिकोण से इसका नाम आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों, मुगल बादशाहों में बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ, और हुमायूं को भी भारत पर शासन करने का ज्यादा समय प्राप्त नहीं हुआ। हुमायूं ने जो कुछ भी निर्माण कार्य करवाए थे, उनमें से ज्यादातर निर्माण कार्य ध्वस्त हो चुके हैं। केवल कुछ ही हमें उदाहरण के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे हुमायूं के शासनकाल में पंजाब के हिसार में एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। साथ ही साथ हुमायूं के शासनकाल में आगरा में भी एक मस्जिद बनवाई गई थी। तो दोस्तों, हुमायूं ने दो महत्वपूर्ण मस्जिदों का निर्माण करवाया था, एक आगरा में और एक हिसार में। आगरा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, और हिसार वर्तमान में पंजाब राज्य में स्थित है। तो इन दोनों शहरों में हुमायूं ने मस्जिदों का निर्माण करवाया था। लेकिन हुमायूं के शासनकाल में निर्मित सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य था दीन पनाह नामक नगर या दीन पनाह नामक भवन। दोस्तों, दीन पनाह नामक नगर की स्थापना हुमायूं के द्वारा 1533 ईस्वी में दिल्ली में करवाई गई थी। तो जब हमने हुमायूं पढ़ा था, तब भी मैंने आपको यह महत्वपूर्ण तथ्य बताया था कि हुमायूं ने दिल्ली में 1533 ईस्वी में दीन पनाह नामक नगर या भवन का निर्माण करवाया था। वस्तुतः यह एक किला था, और उस किले के भीतर ही नगर होता था। तो आप इसे एक नगर भी कह सकते हैं, और इसे आप किला या भवन भी कह सकते हैं। तो दीन पनाह नामक नगर की स्थापना हुमायूं के द्वारा 1533 में दिल्ली में करवाई गई थी। दोस्तों, इसी नगर में अंदर हुमायूं का पुस्तकालय स्थित था,
और माना जाता है उसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हुई थी। आगे चल करके जब हुमायूं का उत्तराधिकारी शेर शाह सूरी हुआ तो उसने दीन पनाह भवन या दीन पनाह किला की जगह पुराना किला का निर्माण करवा दिया। तो शेर शाह सूरी ने जो पुराना किला दिल्ली में बनवाया था, वास्तव में मूल रूप से वह दीन पनाह नामक नगर था या किला था। और दोस्तों, शेर शाह सूरी के शासनकाल में इसी किले या नगर के भीतर जो हुमायूं का पुस्तकालय था, उसका नाम शेर शाह सूरी ने शेर मंडल रख दिया था। तो दोस्तों, हुमायूं का पुस्तकालय कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में कहाँ है? पुराना किला के भीतर स्थित है। और वर्तमान में हुमायूं के पुस्तकालय को किस नाम से जाना जाता है? शेर मंडल के नाम से जाना जाता है। तो दीन पनाह नगर या दुर्ग या किला का निर्माण हुमायूं के द्वारा 1533 ईस्वी में दिल्ली में करवाया गया था और इसी नगर के भीतर हुमायूं का पुस्तकालय था, जहां की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हुई थी। दोस्तों, वर्तमान में हुमायूं के पुस्तकालय को शेर मंडल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों, हमने यह भी देखा था कि हुमायूं ने बंगाल का अभियान किया। उस समय बंगाल की राजधानी गौड़ में थी और हुमायूं ने गौड़ को, जो कि इस समय तक पूर्णतः बर्बाद हो चुका था, एक बार पुनः स्थापित करवाया और बंगाल या गौड़ का नया नाम हुमायूं ने जन्नताबाद रखा था। तो यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि जन्नताबाद नामक नगर की स्थापना किस मुगल बादशाह के द्वारा करवाई गई थी? हुमायूं के द्वारा करवाई गई थी। कहां करवाई गई थी? बंगाल में करवाई गई थी। क्लियर है दोस्तों? तो वास्तव में बंगाल नामक शहर, जो कि हुमायूं के शासनकाल में अफगानों के द्वारा पूर्णतः नष्ट कर दिया गया था, उसे हुमायूं ने एक बार पुनः बसाया था और उस नगर का नया नाम हुमायूं ने जन्नताबाद रखा था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि 1540 ईस्वी में हुमायूं कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी से पराजित हुआ था और दिल्ली व आगरा पर एक बार पुनः अफगानों का शासन स्थापित हो गया था। और इस बार भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम शेर शाह सूरी था। दोस्तों, शेर शाह सूरी ने भी कई अच्छे स्थापत्य निर्मित करवाए। शेर शाह सूरी के शासनकाल में निर्मित सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य था स्वयं शेर शाह सूरी के द्वारा बिहार के सासाराम में निर्मित करवाया गया उसका मकबरा। क्लियर है दोस्तों? तो शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बिहार के सासाराम में स्थित है और इस मकबरे का निर्माण शेर शाह सूरी ने अपने शासन काल में ही मृत्यु से पूर्व करवा दिया था। तो ये बहुत सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण मकबरा है। दोस्तों, शेर शाह सूरी का मकबरा एक तालाब के बीच में स्थित है और उस मकबरे तक जाने के लिए सुंदर रास्ता बनाया गया है। शेर शाह सूरी का मकबरा आकार में अष्टकोणीय मकबरा है, अर्थात अष्टभुजी मकबरा है। तो यहाँ से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि शेर शाह सूरी का मकबरा वर्तमान में कहाँ स्थित है? बिहार के सासाराम में स्थित है। यह मकबरा तालाब के बीचों बीच निर्मित है और मकबरे तक जाने के लिए सुंदर रास्ते का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ यह मकबरा आकार में अष्टकोणीय या अष्टभुजी मकबरा है। क्लियर है दोस्तों? तो हम शेर शाह सूरी के मकबरे को चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं कि यह मकबरा एक तालाब के बीचों बीच स्थित है और इस मकबरे तक जाने के लिए सुंदर रास्ते का भी निर्माण करवाया गया है और आकार में शेर शाह सूरी का मकबरा अष्टकोणीय है। आप देख सकते हैं, ये एक कोना, ये दूसरा कोना, ये तीसरा कोना, ये चौथा कोना, ऐसे उस तरफ भी 4 कोनों का निर्माण करवाया गया था। तो शेर शाह सूरी का मकबरा दोस्तों आकार में अष्टकोणीय मकबरा है, तालाब के बीचों बीच निर्मित मकबरा है, बिहार के सासाराम में स्थित है और इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में ही करवा दिया था। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। मैंने आपको पहले ही बताया
कि हुमायूं ने जहां दीन पनाह नामक नगर बसाया था, वहीं शेर शाह सूरी ने उस नगर की जगह पुराना किला का निर्माण करवाया। तो शेर शाह सूरी ने पुराना किला दिल्ली में निर्मित करवाया था। और दोस्तों, शेर शाह सूरी के द्वारा निर्मित कराए गए पुराना किला को आज दिल्ली का छठवां शहर भी कहा जाता है। तो मैंने जब आपको सल्तनत काल पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में ही 7 नगरों की स्थापना हुई थी। जैसे दिल्ली में पहला नगर कुब्बतुल इस्लाम में था, जहां कुतुब मीनार निर्मित है। दूसरा नगर सिरी का नगर था। तीसरा नगर तुगलकाबाद का नगर था। चौथा नगर जहां पनाह नगर था। पांचवा नगर फिरोज शाह कोटला नगर था। छठवां नगर पुराना किला या दीन पनाह नामक नगर था। और सातवां एवं अंतिम नगर शाहजहानाबाद नगर था, जहां वर्तमान में लाल किला निर्मित है। तो दोस्तों, दिल्ली में ही मुस्लिम शासकों के द्वारा 7 नगरों का निर्माण करवाया गया था, जिनमें से छठवां नगर दीन पनाह नगर या पुराना किला था। पुराना किला का निर्माण शेर शाह सूरी ने ही दीन पनाह नगर के स्थान पर करवाया था। पुराना किला को शेरगढ़ के नाम से या दिल्ली शेरशाही के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑब्वियसली शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था, और इसे ही वर्तमान में पुराना किला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और यह दिल्ली का छठवां नगर माना जाता है। दोस्तों, इसी किले के भीतर शेर शाह सूरी ने एक सुंदर मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसे किला एक कुहिना मस्जिद के नाम से जाना जाता है। यह मस्जिद भी बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रारंभिक परीक्षा में यहां से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि किला एक कुहिना मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में कहाँ है? पुराना किला के भीतर है। और इस मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि यह है शेर शाह सूरी के द्वारा दिल्ली में निर्मित कराया गया पुराना किला। मूल रूप से यहां हुमायूं के द्वारा दीन पनाह नगर का निर्माण करवाया था, और शेर शाह सूरी ने उसी में कुछ परिवर्तन करके उसे पुराना किला का नाम दे दिया था। पुराना किला को शेर शाह सूरी के शासनकाल में दिल्ली शेरशाही या शेरगढ़ के नाम से जाना जाता था, और इसे दिल्ली का छठवां नगर भी कहा जाता है। दोस्तों, इसी पुराना किला के भीतर वर्तमान में किला एक कुहिना नामक मस्जिद है, जिसका निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। और इसी पुराना किला के भीतर हुमायूं का पुस्तकालय है, जिसका निर्माण हुमायूं ने करवाया था, और शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुमायूं के पुस्तकालय को शेर मंडल कहा जाने लगा था। तो क्लियर है दोस्तों? एक बार पुनः हम रिवीजन करते हैं कि शेर शाह सूरी के शासनकाल में निर्मित स्थापत्य में से सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य है सासाराम में निर्मित शेर शाह सूरी का मकबरा, जिसका निर्माण शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में ही करवा दिया था। यह मकबरा एक तालाब के बीचों बीच निर्मित है और आकार में अष्टकोणीय मकबरा है, हमने चित्र में भी देखा। और शेर शाह सूरी के शासनकाल का अगला महत्वपूर्ण स्थापत्य है दिल्ली में निर्मित पुराना किला। मूल रूप से यहां हुमायूं के द्वारा दीन पनाह नामक नगर बसाया गया था। शेर शाह सूरी ने दीन पनाह नगर की जगह पुराना किला का निर्माण करवाया, और इस किले के भीतर शेर शाह सूरी ने किला एक कुहिना नामक मस्जिद बनवाई थी। मैं बार बार बोल रहा हूं कि यह मस्जिद प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जाती है, आप लोगों को याद रखना है कि किला एक कुहिना मस्जिद वर्तमान में कहाँ स्थित है? दिल्ली के पुराना किला में स्थित है, और इसका निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा पुराना किला के भीतर करवाया गया था। पुराना किला हमने चित्र के माध्यम से भी देखने का प्रयास किया, और मैंने आपको बताया कि इसी पुराना किला के भीतर हुमायूं का पुस्तकालय था, जिसे शेर मंडल कहा जाता है, और उसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हुई थी। साथ ही साथ इसी पुराना किला के भीतर शेर शाह सूरी ने किला एक कुहिना मस्जिद का निर्माण करवाया था। दोस्तों,
शेर शाह सूरी ने दो जगह पर रोहतासगढ़ का किला बनवाया था। एक रोहतासगढ़ का किला शेर शाह सूरी ने बिहार में निर्मित करवाया था और दूसरा इसी नाम से एक किला शेर शाह सूरी ने लाहौर के पास निर्मित करवाया था। दोस्तों, लाहौर में जो रोहतासगढ़ का किला है, माना जाता है उसके निर्माण में टोडरमल का भी महत्वपूर्ण योगदान था। तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में रोहतासगढ़ का किला दो जगह निर्मित करवाया गया, बिहार में और पाकिस्तान के लाहौर में। लाहौर में जो रोहतासगढ़ का किला निर्मित करवाया गया था, उसके निर्माण में राजा टोडरमल का महत्वपूर्ण योगदान था। दोस्तों, शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और उसी युद्ध के दौरान अफगानों के द्वारा कन्नौज शहर को बर्बाद कर दिया गया था। शेर शाह सूरी ने दिल्ली व आगरा की राजगद्दी पर अधिकार स्थापित करने के उपरांत एक बार पुनः कन्नौज नामक नगर को फिर से बसाया और उसका नया नाम शेर शाह सूरी ने शेर सूर नगर रखा। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि शेर सूर नगर वर्तमान में किसे कहा जाता है? कन्नौज को कहा जाता है और शेर सूर नगर का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा कन्नौज के युद्ध के उपरांत करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों तथ्य ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शेर शाह का मकबरा और शेर शाह सूरी के द्वारा दिल्ली में निर्मित करवाया गया पुराना किला और पुराना किला के भीतर निर्मित करवाई गई किला एक कुहिना मस्जिद, यहां से संबंधित प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, शेर शाह सूरी के उपरांत हमने देखा कि उसके उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए और एक बार पुनः हुमायूं ने भारत पर अपना अधिकार स्थापित किया, लेकिन हुमायूं शासन करने के लिए ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहा। हुमायूं की मृत्यु के उपरांत नया मुगल बादशाह अकबर बना और अकबर के शासनकाल में मुगल कालीन स्थापत्य कला के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण करवाया गया। अकबर ने संपूर्ण भारत में बहुत विशाल किलों का निर्माण करवाया। दोस्तों, अकबर के शासनकाल के स्थापत्य में न केवल भारतीय शैली बल्कि इस्लामिक शैली तथा ईरानी शैली की विशेषताओं को शामिल किया गया था। तो अकबर के शासनकाल में जितने भी स्थापत्य निर्मित करवाए गए, उनमें मुसलमानों की अरुकुवेट शैली, भारतीयों की त्राबियत शैली और ईरानी शैली का समन्वय दिखाई देता है। साथ ही साथ अकबर के शासनकाल में भारत के बंगाल, गुजरात, जौनपुर, यहाँ जो शैलियां प्रचलित थीं, उन शैलियों का समावेश भी किया गया था। यही कारण है कि स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से भी अकबर को एक राष्ट्रीय शासक कहा जाता है, क्योंकि अकबर ने देश विदेश की विभिन्न कला शैलियों को अपने शासनकाल की स्थापत्य कला में शामिल किया था। क्लियर है दोस्तों? तो हम यह देखते हैं कि अकबर कालीन स्थापत्य कला भारतीय एवं ईरानी शैलियों का सुंदर समन्वय है। इसमें अधिकांशतः भारतीय त्राबियत शैली का, किंतु सजावट के लिए इस्लाम की अरुकुवेट शैली का प्रयोग हुआ है। अकबर कालीन भवनों में अधिकतर लाल पत्थर का प्रयोग हुआ है, किंतु सजावट के लिए कहीं कहीं सफेद संगमरमर का भी उपयोग किया गया है। साथ ही साथ अकबर कालीन स्थापत्य कला में हमें बंगाल एवं गुजरात की स्थापत्य शैली का समावेश भी दिखाई देता है। क्लियर है दोस्तों? अकबर के शासनकाल का पहला महत्वपूर्ण स्थापत्य था हुमायूं का मकबरा। दोस्तों, हुमायूं का मकबरा वर्तमान में दिल्ली में स्थित है और इस मकबरे का निर्माण अकबर के शासनकाल में 1565-1566 ईस्वी में हुमायूं की प्रथम बेगम हाजी बेगम के द्वारा दिल्ली में करवाया गया था। हाजी बेगम मूल रूप से ईरान की रहने वाली थी और उन्हें बेगा बेगम के नाम से भी जाना जाता है। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? अकबर के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 1565 से 1566 के दौरान हुआ था। किसके द्वारा करवाया गया था? हुमायूं की प्रथम पत्नी हाजी बेगम, जिन्हें बेगा बेगम के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा करवाया गया था। दोस्तों, हुमायूं के मकबरे को
ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है, क्योंकि देखने में यह ताजमहल के समान दिखाई देता है। क्लियर है दोस्तों। चूंकि इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी ने करवाया था, इसलिए कुछ विद्वानों ने हुमायूं के मकबरे को एक वफादार बीबी की महबूब बाना पेशकश भी कहा है। तो यह सेंटेंस भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्थापत्य के संबंध में यह कहा जाता है कि यह एक वफादार बीबी की महबूब बाना पेशकश था। हुमायूं के मकबरे के संबंध में इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम अर्थात बेगा बेगम के द्वारा 1565-66 में करवाया गया था। क्लियर है दोस्तों। हुमायूं को मकबरे को ताज का पूर्वगामी भी कहा जाता है। दोस्तों, हुमायूं का मकबरा चार बाग शैली पर आधारित भारत का प्रथम मकबरा है। चार बाग शैली अर्थात क्या, तो आप समझिए कि हुमायूं का मकबरा एक बगीचे के बीचों बीच बना है और उस मकबरे तक जाने के लिए चारों दिशाओं से रास्ते बनाए गए हैं। तो पूरा बगीचा चार बगीचों में बंट गया है। इस तरह से इसे चार बाग शैली कहा जाता है। तो हुमायूं का मकबरा भारत में निर्मित चार बाग शैली में निर्मित प्रथम मकबरा माना जाता है। साथ ही साथ हुमायूं के मकबरे में ईरानी शैली में दो परतों वाले गुंबद का निर्माण किया गया था। दो परतों वाले गुंबद अर्थात एक नीचे से परत है और गुंबद में एक ऊपर से परत है, तो गुंबद मोटा है। इस तरह से हुमायूं के मकबरे का निर्माण ईरानी शैली में हुआ था। वास्तव में चूंकि इसका निर्माण हुमायूं की प्रिय पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था, जो मूल रूप से ईरान से रहने वाली थी, इसलिए ईरानी शैली में उनने हुमायूं का मकबरा बनवाया था। और ईरानी शैली में यह भारत में निर्मित ऐसा प्रथम मकबरा है जिसमें दो परतों वाला गुंबद प्राप्त होता है। साथ ही साथ भारतीय शैली चार बाग शैली में भी इसका निर्माण करवाया था, क्योंकि यह मकबरा एक बाग के बीचों बीच में है और इस मकबरे तक जाने के लिए चारों दिशाओं से रास्तों का निर्माण किया गया है। तो पूरा बगीचा चार छोटे छोटे बगीचों में डिवाइड हो गया है। क्लियर है दोस्तों। तो हम यह देखते हैं कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसे ताज का पूर्वगामी कहा जाता है। इसका निर्माण हुमायूं की प्रथम पत्नी हाजी बेगम अर्थात बेगा बेगम ने करवाया था और इसका वास्तुकार मीरन मिर्जा गियास थे। तो ये नूरजहां के पिता गियास बेग नहीं हैं, आप भूल से ऐसा मत समझ लीजिएगा। ये एक दूसरे व्यक्ति हैं जो कि हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार माने जाते हैं। तो हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? मीरन मिर्जा गियास। इस मकबरे का निर्माण ईरानी शैली में करवाया गया था और इस मकबरे में हमें दो परतों वाला गुंबद प्राप्त होता है। यह मकबरा आकार में अष्टकोणीय है। तो जिस तरह से हमने शेर शाह सूरी का मकबरा देखा था जो कि आकार में अष्टकोणीय था, उसी प्रकार हुमायूं का मकबरा भी आकार में अष्टकोणीय है। साथ ही साथ हुमायूं का मकबरा चार बाग शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है। दोस्तों, हुमायूं के मकबरे में 6 लोगों को दफनाया गया है। माना जाता है इस मकबरे में हुमायूं के अतिरिक्त दारा शिकोह को, जो कि शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था, उसे भी यहीं दफनाया गया था। इसके अलावा उत्तरवर्ती मुगल शासकों में आप दो नाम देखेंगे, एक रफी उद दौला और एक रफी उद दर्जात। इन दोनों की कब्र भी हमें हुमायूं के मकबरे के भीतर प्राप्त होती है। साथ ही साथ अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर के दो पुत्र थे जिनकी हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। उनकी कब्र भी हमें हुमायूं के मकबरे में प्राप्त होती है। तो हुमायूं के मकबरे में कुल 6 मुगल बादशाहों या शहजादों को दफनाया गया था। कौन कौन से? एक तो हुमायूं, एक दारा शिकोह, एक रफी उद दौला, एक रफी उद दर्जात और दो पुत्र थे बहादुर शाह जफर के। क्लियर है दोस्तों। तो हम यह देखते हैं, एक बार पुनः रिवीजन करते हैं कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है और इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है, क्योंकि देखने में यह ताजमहल के समान दिखाई देता है। इसका निर्माण 1565-1566 ईस्वी में हुमायूं की प्रथम पत्नी
हाजी बेगम अर्थात बेगा बेगम के द्वारा करवाया गया था। इस मकबरे का वास्तुकार मीरन मिर्जा गियास को माना जाता है और इस मकबरे का निर्माण ईरानी शैली में हुआ था। इस मकबरे में 2 परतों वाला गुंबद निर्मित है। यह मकबरा आकार में अष्टकोणीय मकबरा है और यह 4 बाग शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा माना जाता है। इस मकबरे में स्वतंत्र रूप से निर्मित मीनारें नहीं हैं। तो आप लोगों ने ताजमहल यदि देखा होगा तो आप देखते होंगे कि ताजमहल के कोनों में मीनारें ऊंची ऊंची बनी हुई हैं, लेकिन हुमायूं के मकबरे में हमें स्वतंत्र रूप से मीनारें प्राप्त नहीं होती हैं, यद्यपि यह ताजमहल के अनुरूप दिखाई देता है। दोस्तों, हुमायूं के मकबरे को किसी विद्वान ने एक वफादार बीबी की महबूब बाना पेशकश भी कहा है। इस मकबरे में 6 बादशाह तथा शहजादों को दफनाया गया था। हुमायूं के अलावा यहाँ शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह को, उसके अलावा कुछ समय के लिए मुगल शासक बनने वाले रफ़ी-उद-दौला और रफ़ी-उद-दरजात को तथा अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के 2 पुत्रों को भी हुमायूं के मकबरे में ही दफनाया गया था। क्लियर दोस्तों, आप चित्र के माध्यम से भी इस मकबरे को देख सकते हैं। दोस्तों, ये है दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा। अब आप देखिए कि यह मकबरा एक बगीचे के बीचों बीच निर्मित है और चारों दिशाओं से इस मकबरे तक पहुंचने के लिए रास्ते बनाए गए हैं, इसलिए यह बगीचा 4 बगीचों में बंट गया है। इसे कहते हैं 4 बाग शैली और आकार में यह मकबरा अष्टकोणीय है। साथ ही साथ इस मकबरे में आपको यहाँ मीनारें दिखाई नहीं देती हैं, जबकि आप ताजमहल देखेंगे तो आप देखेंगे कि ताजमहल में मीनारें भी निर्मित की गई थीं। ठीक है दोस्तों, तो यह लगभग ताजमहल के समान दिखाई देता है, इसलिए हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। चलें दोस्तों आगे। अकबर के शासनकाल में हुमायूं के मकबरे के अलावा कई महत्वपूर्ण किलों का भी निर्माण करवाया गया। अकबर के शासनकाल में आगरा में एक भव्य किला निर्मित करवाया गया था। दोस्तों, आगरा के किले के संबंध में माना जाता है कि इसका वास्तुकार कासिम खां था और आगरा का किला, लाहौर का किला और ग्वालियर का किला, ये तीनों किले एक जैसे दिखाई देते हैं। तो आगरा का किला, ग्वालियर का किला, लाहौर का किला, यहाँ तक कि इलाहाबाद का किला, ये 4 ऐसे किले हैं जिनका निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ था और इन किलों का आकार लगभग एक जैसा था। दोस्तों, यह प्रश्न आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अकबर के शासनकाल में निर्मित आगरा के किले का वास्तुकार कौन था? कासिम खां था और इस किले का विन्यास ग्वालियर के किले, इलाहाबाद के किले और लाहौर के किले के अनुरूप है। क्लियर है दोस्तों? आगरा के किले के भीतर आपको 2 दरवाजे दिखाई देंगे। एक दरवाजा को दिल्ली दरवाजा या हाथी दरवाजा कहा जाता है और दूसरे दरवाजे को अमर सिंह दरवाजा कहा जाता है। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किस किला के भीतर दिल्ली दरवाजा या अमर सिंह दरवाजा स्थित हैं। तो आपको याद रखना होगा कि आगरा के किले के भीतर हमें दिल्ली दरवाजा एवं अमर सिंह दरवाजा प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगरा के किले के अंदर गुजरात और बंगाल के स्थापत्य शैली पर कई महल निर्मित करवाए गए थे। तो मैंने आपको बताया कि अकबर ने भारत की क्षेत्रीय कला शैलियों को भी मुगल स्थापत्य कला में शामिल किया था। यही कारण है कि आगरा, इलाहाबाद, लाहौर, इन किलों के भीतर कई छोटे छोटे ऐसे महल अकबर के द्वारा बनवाए गए थे जो कि बंगाल एवं गुजरात की स्थापत्य कला शैली पर आधारित थे। क्लियर है दोस्तों? आगरा के किले के अंदर आपको 3 महत्वपूर्ण महल प्राप्त होंगे। ये भी आपको याद रखने हैं, प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिनमें सबसे सुंदर और सबसे विशाल महल है जहांगीर महल। जहांगीर महल के बगल में ही है अकबरी महल और उसी के पास स्थित है जयपुर महल। तो आपसे यदि कभी प्रश्न पूछा जाए कि जयपुर महल कहाँ स्थित है, तो गलती से आप जयपुर टिक मत कीजिएगा, क्योंकि जयपुर महल जयपुर में नहीं है बल्कि आगरा में स्थित है। यह महल आगरा के किले के भीतर है। तो आगरा के किले के भीतर अकबर ने कई सुंदर भवन बनवाए थे, जिनमें 3 भवन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है: जहांगीरी महल, अकबरी महल और जयपुर महल। दोस्तों, जहांगीरी महल का निर्माण अकबर के द्वारा राजपूत पत्नियों के लिए करवाया गया था।
तो अकबर की जो राजपूत पत्नियां थीं उनके रहने के लिए अकबर ने जहांगीरी महल का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, हम जहांगीरी महल को चित्र के माध्यम से भी देखेंगे। पहले आप देख लीजिए आगरा का किला। तो ये आगरा का किला है जिसका विन्यास लगभग ग्वालियर के दुर्ग के समान है। साथ ही साथ आगरा का किला, ग्वालियर का किला, लाहौर का किला और इलाहाबाद का किला, ये सभी किले लगभग एक जैसे ही दिखाई देते हैं। दोस्तों, इसी आगरा के किले के भीतर आपको जहांगीरी महल दिखाई देगा जिसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था, और जहांगीरी महल का निर्माण अकबर ने राजपूत पत्नियों के लिए करवाया था। तो यह है आगरा के किले के भीतर स्थित जहांगीरी महल। ठीक है दोस्तों, हम यह भी देखते हैं कि आगरा के किले के अलावा अकबर ने लाहौर में भी एक किला बनवाया था, और उस किले का निर्माण संभवतः हिंदू कारीगरों के द्वारा किया गया था, क्योंकि लाहौर का किला भी भारतीय स्थापत्य शैली में ही निर्मित करवाया गया था। लाहौर के किले के अलावा अकबर ने इलाहाबाद में भी किला बनवाया था, और इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, आगरा का किला, ग्वालियर का किला, ये लगभग एक जैसे ही दिखाई देते हैं। दोस्तों, लाहौर के किले की एक महत्वपूर्ण स्पेशलिटी यह है कि इसका निर्माण संभवतः हिंदू कारीगरों के द्वारा किया गया था, क्योंकि इस किले के भीतर जितने छोटे छोटे हमें भवन प्राप्त होते हैं वो भारतीय स्थापत्य कला शैली में निर्मित करवाए गए थे। साथ ही साथ इलाहाबाद के किले की एक महत्वपूर्ण स्पेशलिटी यह है कि इस किले के भीतर एक जनाना महल निर्मित है। जनाना महल का निर्माण महिलाओं के लिए किया जाता था, और इलाहाबाद के किले के भीतर जो जनाना महल है उसमें दो दो के जोड़ों में स्तंभ अर्थात पिलर का निर्माण किया गया है। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अकबर के द्वारा निर्मित किस किले के भीतर हमें जनाना महल प्राप्त होता है? इलाहाबाद किले के भीतर। और जनाना महल ऐसा महल है जिसमें दो दो के जोड़ों में स्तंभों का प्रयोग हुआ था। क्लियर है दोस्तों? तो मैंने आपको बताया कि ये तीनों किले लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं। आगरा का किला के समान ही लाहौर का किला है, और इसी के अनुरूप लगभग इलाहाबाद का किला है, और संभवतः इन तीनों किलों का निर्माण हिंदू कारीगरों के द्वारा किया गया था। लेकिन विशेष रूप से लाहौर के किले की शैली हमें भारतीय शैली के रूप में दिखाई देती है, इसलिए ज़्यादातर इतिहासकार यह मानते हैं कि लाहौर के किले का निर्माण पूर्णतः हिंदू कारीगरों के द्वारा किया गया था। आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि जहांगीरी महल कहाँ स्थित है, तो आगरा में स्थित है। अकबरी महल कहाँ है? आगरा में स्थित है। अमर सिंह दरवाजा या दिल्ली दरवाजा कहाँ है? आगरा में है। जनाना महल कहाँ है? इलाहाबाद के किले में है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अकबर ने अटक में भी एक किला बनवाया था। अटक जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। अटक के अलावा अकबर ने अजमेर का किला भी बनवाया था। तो अकबर के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण किलों का निर्माण करवाया गया था, जैसे आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, अजमेर का किला और अटक का किला। क्लियर है दोस्तों? लेकिन अकबर के शासनकाल में निर्मित करवाए गए किलों में से सबसे सुंदर किला था फतेहपुर सीकरी का किला। दोस्तों, अकबर ने फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण 1571 ईस्वी में करवाया था। फतेहपुर सीकरी आगरा के नजदीक उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्लियर है दोस्तों? तो फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण अकबर के द्वारा कब करवाया गया था? 1571 ईस्वी में करवाया गया था। यद्यपि 1571 ईस्वी में इस किला के निर्मित होने के उपरांत भी इस किला के भीतर अगले 8 वर्षों तक कई महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण होता रहा। दोस्तों, फतेहपुर सीकरी के किले का वास्तुकार बहाउद्दीन था। तो यह प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि फतेहपुर सीकरी के किले का वास्तुकार कौन था? बहाउद्दीन था। यह किला अकबर के द्वारा 1571 ईस्वी में आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था, और 1571 ईस्वी के पश्चात भी इस किले के भीतर अगले 8 वर्षों तक कई महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण होता रहा। ठीक है दोस्तों, अकबर ने इस किला के निर्मित होने के उपरांत 1571 से लेकर के 1585 ईस्वी तक आगरा की जगह अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में स्थानांतरित की थी।
तो पहले अकबर के समय राजधानी आगरा में थी, हुमायूं के समय भी राजधानी आगरा में थी, बाबर के समय भी राजधानी आगरा में थी, लेकिन अकबर ने आगरा के नजदीक ही फतेहपुर सीकरी में एक किला नुमा महल बनवाया और 1571 ईस्वी में अपनी राजधानी वहां स्थानांतरित की। 1571 ईस्वी से लेकर के 1585 ईस्वी तक राजधानी फतेहपुर सीकरी में रही। लेकिन दोस्तों आगे चल करके फतेहपुर सीकरी में पानी की कमी देखी गई और इसीलिए अकबर ने 1585 ईस्वी में लाहौर का किला बनवाया और फतेहपुर सीकरी की जगह अकबर ने अपनी नई राजधानी 1585 ईस्वी में लाहौर में स्थानांतरित की। लाहौर में राजधानी मुगलों की 1585 से लेकर के 1599 तक रही और 1599 में अकबर के द्वारा पुनः लाहौर की जगह अपनी राजधानी आगरा में ही स्थानांतरित कर ली गई। तो अकबर के समय पे प्रारंभिक राजधानी आगरा में थी, फिर फतेहपुर सीकरी में राजधानी रही, फिर लाहौर में रही और 1599 में पुनः राजधानी आगरा में स्थापित की गई। तो ये सन आपको याद रखनी है। क्लियर है दोस्तों? फतेहपुर सीकरी में मैंने आपको बताया कि अकबर ने कई सुंदर भवनों का निर्माण करवाया था। ये भवन भी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। फतेहपुर सीकरी के अंदर आपको कई सुंदर सुंदर भवन दिखाई देंगे, जिनमें बुलंद दरवाजा एक महत्वपूर्ण स्थापत्य है। बुलंद दरवाजा वास्तव में फतेहपुर सीकरी के दक्षिणी दिशा में निर्मित दरवाजा है। तो फतेहपुर सीकरी के सभी दिशाओं में दरवाजों का निर्माण किया गया है, जिनमें से दक्षिण दिशा में जो दरवाजा है उसे बुलंद दरवाजा कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। उसी फतेहपुर सीकरी के किले के भीतर आपको जामा मस्जिद प्राप्त होगी, वहीं शेख सलीम चिश्ती की मजार भी होगी। मैंने आपको बताया था कि अकबर को सलीम की प्राप्ति शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही हुई थी, इसलिए शेख सलीम चिश्ती के मरने के उपरांत अकबर ने इनकी मजार वहीं फतेहपुर सीकरी के किले के भीतर करवाई थी। तो शेख सलीम चिश्ती की मजार फतेहपुर सीकरी के किले के भीतर ही है। वहीं जोधाबाई का महल है, वहीं बीरबल की कोठी या बीरबल का महल है, वहीं पंचमहल है, वहीं तुर्की सुल्ताना का महल है, तुर्की सुल्ताना भी अकबर की पत्नी थी, वहीं हाथी पोल है, दीवाने खास है, दीवाने आम है। दोस्तों लगभग हर एक किले के भीतर दो महत्वपूर्ण भवन होते थे, एक दीवाने आम और दूसरा दीवाने खास। दीवाने आम भवन में मुगल बादशाह आम लोगों से मुलाकात करते थे और उनसे चर्चा किया करते थे, उनकी परेशानियां सुना करते थे। और दीवाने खास भवन में मुगल बादशाह खास खास अधिकारियों से मुलाकात किया करते थे। तो दीवाने आम आपको आगरा के किले में भी प्राप्त होगा, दिल्ली के लाल किले में भी प्राप्त होगा, फतेहपुर सीकरी के किले में भी प्राप्त होगा। तो लगभग जितने भी मुगलों की राजधानी जहां जहां जिस किले में स्थापित की गई वहां दीवाने आम एवं दीवाने खास नामक महल होते थे। दोस्तों अब इनके संबंध में हम विस्तार से भी पढ़ते हैं। एक सेंटेंस पूछा जाता है कि फतेहपुर सीकरी किसी महान व्यक्तित्व के मस्तिष्क का प्रतिबिंब है, यह कथन किसका है? फर्गुसन का है। तो यह कथन भी आपको याद रखना है। या फिर आपसे यह प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि फर्गुसन किस क्षेत्र से संबंधित विद्वान थे? तो आपका जवाब होना चाहिए कि फर्गुसन वास्तुकला से संबंधित विद्वान थे। ठीक है दोस्तों, तो स्थापत्य कला अर्थात वास्तुकला पर रिसर्च किसने की है? फर्गुसन ने की है। और फर्गुसन का ही यह कथन है कि फतेहपुर सीकरी किसी महान व्यक्तित्व के मस्तिष्क का प्रतिबिंब है। दोस्तों फतेहपुर सीकरी का किले को आप देख सकते हैं, ये उस किले का गेट है एक, और बहुत ही सुंदर किला है। आपको इस किले के वास्तुकार बहाउद्दीन का नाम भी याद रखना चाहिए। इस किले का वास्तुकार बहाउद्दीन था, जिसने 1571 ईस्वी में इस किले का निर्माण किया था। दोस्तों इसी फतेहपुर सीकरी किले के भीतर आपको बुलंद दरवाजा प्राप्त होगा, जो कि फतेहपुर सीकरी के किले का दक्षिणी दरवाजा है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस दरवाजे का निर्माण अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपरांत 1573 ईस्वी में करवाया गया था। तो दोस्तों बुलंद दरवाजा को गुजरात विजय
का प्रतीक भी माना जाता है और गुजरात विजय की स्मृति में ही अकबर के द्वारा 1573 ईस्वी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है और यह फतेहपुर सीकरी के किले का दक्षिणी दरवाजा है। दोस्तों, अकबर ने 1601 ईस्वी में असीरगढ़ को जीता था, जिसे अकबर की दक्षिण विजय कहा जाता है। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ के किले को जीतने के उपरांत 1602 ईस्वी में अकबर गुजरात आता है और बुलंद दरवाजे की ऊंचाई को और ज्यादा बढ़वा देता है। इस तरह से बुलंद दरवाजा को न केवल गुजरात विजय बल्कि अकबर की दक्षिण विजय या असीरगढ़ विजय का भी प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, वर्तमान में बुलंद दरवाजा की ऊंचाई 54 मीटर या 176 फीट है। तो यह तथ्य भी आप लोगों को याद रखना है कि बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है, 54 मीटर या 176 फीट। क्लियर दोस्तों? तो फीट में जनरली पूछा जाता है कि यह दरवाजा कितने फीट ऊंचा है, 176 फीट। इस दरवाजे के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर, काला पत्थर और सफेद संगमरमर का भी उपयोग किया गया है। तो जब आप इस दरवाजे के मेहराब को देखेंगे तो मेहराब की सजावट के लिए सफेद संगमरमर का भी उपयोग किया गया है। यह कथन पिछले वर्ष यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था कि क्या यह कथन सत्य है कि बुलंद दरवाजा में लाल काले पत्थर के साथ साथ सफेद संगमरमर का भी उपयोग किया गया था। तो हाँ, यह कथन सत्य है। एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, जिसका निर्माण अकबर ने 1573 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। असीरगढ़ की विजय के पश्चात 1602 ईस्वी में इस दरवाजे की ऊंचाई को बढ़वा दिया गया, इसलिए इसे गुजरात व दक्षिण विजय दोनों का प्रतीक माना जाता है। बुलंद दरवाजा 54 मीटर या 176 फीट ऊंचा है। इसके निर्माण में लाल एवं काले बलुआ पत्थर का और मेहराब में सुंदरता हेतु सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है बुलंद दरवाजा, जिसमें लाल बलुआ पत्थर के साथ साथ बीच बीच में काले पत्थर का भी उपयोग किया गया है और सजावट के लिए आप देखें मेहराब में सफेद संगमरमर का भी उपयोग किया गया है और ये काला पत्थर इस्तेमाल किया गया, बाकी लगभग पूरा लाल है। क्लियर है दोस्तों? तो लाल, ब्लैक एंड व्हाइट। तो यह है बुलंद दरवाजा जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी के भीतर एक अन्य महत्वपूर्ण स्थापत्य है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद को फर्गुसन ने पत्थर में रूमानी कला कहा है। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस स्थापत्य के संबंध में यह माना जाता है कि वह पत्थर में रूमानी कला थी। तो दोस्तों, फर्गुसन ने फतेहपुर सीकरी में निर्मित जामा मस्जिद के संबंध में यह कथन कहा है। जामा मस्जिद के अलावा फतेहपुर सीकरी के किले के भीतर शेख सलीम चिश्ती की मजार भी है और यह मजार सफेद संगमरमर से निर्मित है। आप देखेंगे तो यह मोतियों के जैसे दिखाई देती है, बहुत ही सुंदर मजार है। और दोस्तों, ये फतेहपुर सीकरी के किले के बाहर ही निर्मित है। तो आप जब भी फतेहपुर सीकरी जाएंगे, वहां का सबसे सुंदर स्थापत्य आपको शेख सलीम चिश्ती का मजार ही नजर आएगा। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी के भीतर अकबर ने कई महत्वपूर्ण महल बनवाए थे, जिनमें से एक था जोधाबाई का महल। आकार में यह फतेहपुर सीकरी के किले के भीतर निर्मित सभी महलों या भवनों में से सबसे बड़ा महल या भवन है, लेकिन यह बिल्कुल भी सुंदर दिखाई नहीं देता है क्योंकि अकबर ने इसकी सुंदरता हेतु कोई प्रयास नहीं किए थे। तो यह भव्य तो अवश्य है, विशाल तो अवश्य है, किंतु आडंबरहीन है, यह सुंदर दिखाई नहीं देता है। तो फतेहपुर सीकरी के किले के भीतर जामा मस्जिद है, जिसे फर्गुसन ने पत्थर में रूमानी कला कहा है। शेख सलीम चिश्ती की मजार है जो कि पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित है। जोधाबाई का महल है जो कि विशाल लेकिन आडंबरहीन है। इसके अलावा इसी किले के भीतर तुर्की सुल्ताना का महल है। तुर्की सुल्ताना भी अकबर की एक पत्नी थी। और एक और वास्तुविद पर्सी ब्राउन ने तुर्की सुल्ताना के महल को स्थापत्य कला का मोती कहा है। यह कथन भी पूछा जाता है। इसी किले के भीतर मरियम की कोठी है, मरियम उज्जमानी, जो कि अकबर की पत्नी थी। इसी किले के भीतर बीरबल का महल या बीरबल की कोठी है। बीरबल का महल लगभग मरियम की कोठी के अनुरूप दिखाई देता है। क्लियर है दोस्तों? फतेहपुर सीकरी के किले के भीतर ही आपको पंचमहल दिखाई देगा। पंचमहल 5 मंजिला इमारत है
और लगभग पिरामिड के समान दिखाई देती है। इसका निर्माण बौद्ध विहार के अनुरूप किया गया है। तो जिस तरह से बौद्धों के विहार होते थे जहां बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु के समय रुकते थे, यह महल उसी के अनुरूप दिखाई देता है और आकार में 5 मंजिला इमारत है। आप इसे चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। दोस्तों आप देखिए कि 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल और 5 मंजिल, तो ये 5 मंजिला चूंकि इमारत है इसलिए इसे पंचमहल कहा जाता है और वर्तमान में यह फतेहपुर सीकरी के किले के भीतर निर्मित है। तो दोस्तों आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि शेख सलीम चिश्ती की मजार कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। जोधाबाई का महल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। तुर्की सुल्ताना का महल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। मरियम की कोठी या बीरबल की कोठी या बीरबल का महल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। और सबसे महत्वपूर्ण पंचमहल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। तो फतेहपुर सीकरी के भीतर निर्मित स्थापत्य में से 2 स्थापत्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो आप लोगों को याद रखनी है, एक पंचमहल और दूसरा बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का दक्षिणी दिशा में निर्मित दरवाजा है जिसका निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। और पंचमहल फतेहपुर सीकरी के भीतर निर्मित एक पंचमंजिला इमारत है जो कि पिरामिडाकार है और बौद्ध विहार के अनुरूप दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने अकबर के शासनकाल में निर्मित महत्वपूर्ण स्थापत्य को समझने का और विस्तार से जानने का प्रयास किया। दोस्तों अकबर का उत्तराधिकारी हुआ जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में निर्मित पहला महत्वपूर्ण स्थापत्य था अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा सिकंदरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों अकबर ने अपने जीवन काल में ही अपने मकबरे का निर्माण प्रारंभ करवा दिया था, लेकिन इस मकबरे का निर्माण जहांगीर के शासनकाल में कंप्लीट हुआ। क्लियर है दोस्तों? तो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि अकबर का मकबरा वर्तमान में कहाँ निर्मित है? सिकंदरा में निर्मित है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका निर्माण अकबर के द्वारा प्रारंभ करवाया गया, लेकिन यह मकबरा जहांगीर के शासनकाल में बन करके तैयार हुआ। अकबर का मकबरा भी एक बगीचे के बीच में स्थित है और अकबर के मकबरे की एक बड़ी स्पेशलिटी है कि यह 5 मंजिला इमारत है, यानी अकबर के मकबरे में 5 मंजिलें हैं। अकबर के मकबरे में हमें गुंबद प्राप्त नहीं होता है, यह प्रश्न भी एक बार यूपीएससी में पूछा गया है दोस्तों। तो अकबर का मकबरा एक 5 मंजिला मकबरा है, बागान के अर्थात बगीचे के मध्य में निर्मित है और इसमें हमें गुंबद प्राप्त नहीं होता है। और यह मकबरा आगरा के निकट सिकंदरा में है। अकबर ने अपने जीवन काल में ही इसका निर्माण प्रारंभ करवा दिया था, परंतु इसका निर्माण कार्य अकबर के मरने के उपरांत उसके पुत्र जहांगीर के काल में जाकर के कंप्लीट हुआ था। दोस्तों अकबर के मकबरे में 5 मंजिला इमारत है अकबर का मकबरा, जिसमें से पहली मंजिल में ही अकबर की वास्तविक रूप से कब्र है। अकबर की कब्र के सिर के पास अल्लाहू अकबर लिखा हुआ है और अकबर की कब्र के पैर के पास जल्ले जलालहू लिखा हुआ है। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि उसके सिर पर अल्लाहू अकबर लिखा हुआ है और पैर के पास जल्ले जलालहू खुदा हुआ है। साथ ही साथ अकबर की कब्र के चारों तरफ ईश्वर के 99 नाम अरबी भाषा में खोदे गए थे। तो यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि हमें किसकी कब्र के चारों ओर ईश्वर के 99 नाम अरबी भाषा में प्राप्त होते हैं? अकबर की कब्र के चारों ओर। क्लियर है दोस्तों? हावेल जो कि एक वास्तुकार हैं, उनने अकबर के मकबरे के संबंध में यह लिखा है कि अकबर का मकबरा एक महान भारतीय शासक का पुण्य स्मारक था। यह कथन भी पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने अकबर का मकबरा देखा जिसका निर्माण जहांगीर के शासनकाल में कंप्लीट हुआ। यह मकबरा सिकंदरा में निर्मित है और एक बगीचे के बीचों बीच स्थित है। 5 मंजिला मकबरा है। इस मकबरे में गुंबद नहीं है। अकबर की कब्र पहली मंजिल में है जो कि संगमरमर से निर्मित है। अकबर की कब्र के सिरहाने अल्लाहू अकबर खुदा हुआ है और पायदान के पास जल्ले जलालहू खुदा हुआ है। अकबर के कब्र के चारों ओर ईश्वर के 99 नाम अरबी भाषा में खुदे हुए हैं। हावेल जो कि एक वास्तुकार हैं, उनने अकबर के मकबरे के संबंध में यह लिखा है कि अकबर का मकबरा एक महान भारतीय शासक का पुण्य स्मारक है। आप देख सकते हैं यह है सिकंदरा स्थित अकबर का मकबरा।
तो आप देखिए इसमें कुल 5 मंजिला हैं, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी, चौथी और 5वीं मंजिल। तो ये 5 मंजिला इमारत है, इसमें पहली मंजिल में ही अकबर की कब्र है। क्लियर है दोस्तों। और इसमें हमें गुंबद कोई प्राप्त नहीं होता, यद्यपि यहाँ एक छोटा सा गुंबद जैसा आकृति बनाई गई है, लेकिन ये गुंबद नहीं है। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है और सिकंदरा आगरा के नजदीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियास बेग का मकबरा आगरा में निर्मित करवाया। मिर्जा गियास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि जहांगीर के द्वारा दी गई थी। इस तरह से मिर्जा गियास बेग के मकबरे को एतमादुद्दौला का मकबरा भी कहा जाता है। तो एतमादुद्दौला का मकबरा जहांगीर के शासनकाल में निर्मित करवाया गया। इसका निर्माण एतमादुद्दौला की पुत्री नूरजहां ने आगरा में करवाया था। क्लियर है दोस्तों। और इस मकबरे का निर्माण 1622 से लेकर के 1628 ईस्वी के दौरान हुआ था। यह मकबरा भी दोस्तों ईरानी शैली में निर्मित है। इसके पहले हमने देखा था कि हुमायूं का मकबरा भी ईरानी शैली में निर्मित करवाया गया था और एतमादुद्दौला का मकबरा भी ईरानी शैली में निर्मित करवाया गया, क्योंकि एतमादुद्दौला और उनका संपूर्ण परिवार मूल रूप से ईरान से बिलोंग करते थे। नूरजहां और इनके पिता मिर्जा गियास बेग अकबर के शासनकाल में ईरान से भारत आए थे। तो एतमादुद्दौला का मकबरा ईरानी शैली में निर्मित है। दोस्तों, इस मकबरे से संबंधित कुछ तथ्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं और प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। एतमादुद्दौला का मकबरा भारत में निर्मित ऐसा प्रथम मकबरा है जो कि पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत का ऐसा प्रथम मकबरा कौन है जिसका निर्माण कंप्लीटली सफेद संगमरमर से किया गया है। एतमादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग का मकबरा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एतमादुद्दौला के मकबरे से संबंधित एक दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह भी पूछा जाता है कि एतमादुद्दौला का मकबरा भारत में निर्मित ऐसा प्रथम मकबरा है जिसमें सजावट के लिए पित्रा-दुरा तकनीक का उपयोग किया गया था। क्लियर है दोस्तों। तो पहला तथ्य आपको यह याद रखना है कि एतमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण उसकी पुत्री नूरजहां ने आगरा में करवाया था। यह ईरानी शैली में निर्मित मकबरा है। यह मुगल कालीन ऐसा प्रथम मकबरा है जो पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित करवाया गया था और इसे हुमायूं के मकबरे और ताजमहल के मध्य एक कड़ी कहा जाता है। और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसमें सजावट के लिए पित्रा-दुरा का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। पित्रा-दुरा तकनीक क्या होती है यह भी मैं आप लोगों को आगे समझाता हूं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह है आगरा स्थित एतमादुद्दौला का मकबरा जो कि पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित करवाया गया था और इसका निर्माण एतमादुद्दौला की पुत्री नूरजहां ने अपने पति जहांगीर के शासनकाल में आगरा में करवाया था। एतमादुद्दौला के मकबरे में ही सबसे पहली बार सजावट हेतु पित्रा-दुरा तकनीक का उपयोग किया गया था। आप देख रहे होंगे कि ये जो सजावट के लिए फूल पत्तियां जैसी बनी हैं ये उभरी हुई हैं। ये उभरी हुई आकृति में चारों तरफ ऐसी डिजाइन बना दी जाती थी। इसमें आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि ये जो फूल पत्तियां बनी हुई हैं ये उभरी हुई हैं। इसी उभरी हुई आकृति को पित्रा-दुरा तकनीक कहा जाता है और पहली बार सजावट के लिए इस तकनीक का उपयोग एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया था। तो क्लियर है दोस्तों, पित्रा-दुरा तकनीक के अंतर्गत सजावट हेतु फूल, पत्ती या टाइल्स को दीवारों में उभरे हुए रूप में चित्रांकित कर दिया जाता था। बहुत सुंदर मकबरा है दोस्तों ये एतमादुद्दौला का मकबरा। जहांगीर के शासनकाल में दिल्ली में अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा भी निर्मित करवाया गया और अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है कि इसके मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। जहांगीर ने करवाया था। यह मकबरा वर्तमान में दिल्ली में स्थित है। जहांगीर के शासनकाल में ही उसकी प्रेमिका अनारकली का मकबरा लाहौर में निर्मित करवाया गया था। तो मैंने आपको जब जहांगीर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि अनारकली का मकबरा जहांगीर ने लाहौर में रावी नदी के किनारे करवाया था, जो कि अनारकली की एक प्रेमिका थी। दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल में लाहौर में मोती मस्जिद भी बनवाई गई थी। तो आगे आप यह पढ़ेंगे कि मोती मस्जिद भारत में 2 जगह हैं और एक लाहौर में है।
तो 3 मोती मस्जिद हैं, जिनमें से लाहौर की मोती मस्जिद का निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया गया था, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था और दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। तो प्रथम मोती मस्जिद लाहौर में निर्मित करवाई गई, जिसका निर्माण जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। जहांगीर के ही शासनकाल में जालंधर की सराय का भी निर्माण किया गया था। जालंधर जो कि पंजाब में स्थित है, वहां यात्रियों को रुकने के लिए एक सराय जहांगीर के द्वारा निर्मित करवाई गई थी। तो जहांगीर के शासनकाल में निर्मित इस तरह से हमें 6 या 7 महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होते हैं। पहला, इसके शासनकाल में सिकंदरा में अकबर का मकबरा निर्मित किया गया। यद्यपि उसका निर्माण अकबर के ही शासनकाल में प्रारंभ हो गया था, लेकिन जहांगीर के शासनकाल में कंप्लीट हुआ। अकबर का मकबरा 5 मंजिला इमारत है, जिनमें से पहली मंजिल में अकबर की वास्तविक कब्र है। अकबर के कब्र के सिर के पास अल्लाहू अकबर खुदा हुआ है, उसके पैर के पास जिल्ले जलालहू खुदा हुआ है और कब्र के चारों तरफ ईश्वर के 99 नाम अरबी भाषा में खुदे हुए हैं। अकबर के मकबरे को हावेल ने किसी महान व्यक्तित्व का पुण्य स्मारक भी कहा है। क्लियर है दोस्तों। अकबर के मकबरे के बाद हमने जहांगीर के शासनकाल का दूसरा महत्वपूर्ण स्थापत्य देखा, एतमादुद्दौला का मकबरा, जिसका निर्माण एतमादुद्दौला की पुत्री नूरजहां के द्वारा आगरा में करवाया गया था। एतमादुद्दौला के मकबरे को हुमायूं के मकबरे और ताजमहल के मध्य की कड़ी माना जाता है, क्योंकि हुमायूं के मकबरे में सफेद संगमरमर का बहुत कम उपयोग हुआ है और ताजमहल पूर्णतः सफेद संगमरमर से बना हुआ है, और उसी के पहले एतमादुद्दौला का निर्माण हुआ, जिसका निर्माण भी सफेद संगमरमर से किया गया था। तो एक तरह से हुमायूं का मकबरा और ताजमहल के मध्य के कड़ी के रूप में एतमादुद्दौला के मकबरे को माना जाता है। क्लियर है दोस्तों। एतमादुद्दौला का मकबरा ऐसा प्रथम मकबरा था जो कि पूर्णतः संगमरमर से निर्मित करवाया गया था, और यह भारत का ऐसा पहला स्थापत्य है जिसमें सजावट के लिए पित्रा-दुरा तकनीक का उपयोग किया गया था। इनके अलावा जहांगीर के शासनकाल में दिल्ली में अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा बना, लाहौर में अनारकली का मकबरा बना, लाहौर की ही मोती मस्जिद का निर्माण किया गया और पंजाब के जालंधर में एक सराय का भी निर्माण जहांगीर के शासनकाल में ही हुआ था। दोस्तों, जहांगीर का उत्तराधिकारी हुआ शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में ही मुगल स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ था। इसीलिए यदि आपसे पूछा जाए कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जा सकता है, तो आपका जवाब होना चाहिए शाहजहां। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है, शाहजहां के शासनकाल को, क्योंकि शाहजहां के शासनकाल में न केवल भव्य व विशाल स्थापत्यों का निर्माण किया गया, बल्कि सबसे सुंदर स्थापत्य का भी निर्माण किया गया। एक तरफ आप देखेंगे कि इसी के शासनकाल में सबसे विशाल लाल किले का भी निर्माण हुआ, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इसी के ही शासनकाल में ताजमहल जैसी सबसे सुंदर इमारत का भी निर्माण किया गया। क्लियर है दोस्तों। शाहजहां का स्थापत्य कला में विशेष इंटरेस्ट था। माना जाता है शाहजहां ने स्थापत्य निर्माण के लिए एक लोक निर्माण विभाग भी गठित किया था। यह प्रश्न भी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस मुगल बादशाह ने सार्वजनिक निर्माण विभाग या लोक निर्माण विभाग स्थापित किया था? शाहजहां ने। दोस्तों, शाहजहां के शासनकाल में पहला महत्वपूर्ण स्थापत्य है जहांगीर का मकबरा, जो कि लाहौर के शाहदरा में स्थित है, और जहांगीर के मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां के द्वारा करवाया गया था। तो क्लियर है दोस्तों, जहांगीर की मृत्यु वहीं लाहौर के पास भीमबार नामक स्थान पर हुई थी, और जहांगीर के मरने के बाद उसकी पत्नी नूरजहां को लाहौर में ही निर्वासित कर दिया गया था। वहीं लाहौर के शाहदरा में नूरजहां ने जहांगीर का मकबरा बनवाया था। आगे चल करके जब नूरजहां की मृत्यु हो गई थी, तब नूरजहां का भी मकबरा वहीं बनवा दिया गया था लाहौर के शाहदरा में, जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। तो शाहजहां के शासनकाल में पहला महत्वपूर्ण स्थापत्य है जहांगीर का मकबरा। जहांगीर के मकबरे का निर्माण जहांगीर की बेगम नूरजहां ने रावी नदी के किनारे लाहौर के शाहदरा नामक स्थान पर करवाया था, और यहीं आगे चल करके नूरजहां का भी मकबरा निर्मित करवाया गया। आप देख सकते हैं, ये है जहांगीर का मकबरा।
दोस्तों, शाहजहां के शासनकाल में आगरा में कई महत्वपूर्ण स्थापत्यों का निर्माण हुआ। जैसे शाहजहां के शासनकाल में आगरा के किले के भीतर दीवाने आम, दीवाने खास और वहीं मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया। साथ ही साथ उसी आगरा के किले के भीतर शाहजहां ने मुमताज महल के लिए एक मस्जिद बनवाई थी, जिसे मोती मस्जिद के नाम से जाना जाता है। वहीं नगीना मस्जिद भी है, मुसम्मन बुर्ज भी है। मुसम्मन बुर्ज एक 6 मंजिला इमारत है, जिसमें खड़े होकर के राजघराने की महिलाएं पशुओं का युद्ध देखा करती थीं। वहीं रंग महल और शीश महल भी है। शीश महल पूर्णतः कांच से निर्मित है और वहीं मच्छी महल है। तो दोस्तों, आगरा में शाहजहां के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण स्थापत्य निर्मित करवाए गए, जिनमें से जो महत्वपूर्ण स्थापत्य थे उनके संबंध में हम डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। पहला महत्वपूर्ण स्थापत्य है आगरा में निर्मित दीवाने आम। मैंने आपको बताया कि लगभग हर एक किला में दीवाने आम और दीवाने खास होता था। दीवाने आम एक ऐसा भवन होता था जिसमें बैठ करके मुगल बादशाह आम लोगों की बातें सुनता था। दोस्तों, शाहजहां के शासन काल में प्रथम ऐसा भवन जिसका निर्माण पूर्णतः सफेद संगमरमर से किया गया था, वह था आगरा का दीवाने आम। तो शाहजहां के शासनकाल में ऐसा प्रथम स्थापत्य जिसका निर्माण पूर्णतः सफेद संगमरमर से किया गया था, उसका नाम था दीवान ए आम। और यही दीवान ए आम में ही शाहजहां के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था। मयूर सिंहासन का कारीगर था बादल खां। क्लियर है दोस्तों? तो शाहजहां के शासनकाल में मयूर सिंहासन कहाँ रखा होता था? आगरा के दीवाने आम में रखा जाता था। मयूर सिंहासन को तख्ते ताउस भी कहा जाता है। मयूर सिंहासन का कारीगर कौन था? बादल खां था। इसे तख्ते ताउस भी कहा जाता है। तो शुरू में यह आगरा के दीवाने आम में था, लेकिन आगे चल करके जब शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा की जगह दिल्ली में स्थानांतरित की थी, ये आप आगे देखेंगे, तब आगरा के दीवाने आम से मयूर सिंहासन को हटा करके इसे दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली में जो दीवाने खास नामक महल था, वहां मयूर सिंहासन को रख दिया गया। दोस्तों, आप देखेंगे कि आगे चल करके एक मुगल बादशाह होगा, मोहम्मद शाह रंगीला। वह ऐसा अंतिम मुगल शासक था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। उसी के ही शासनकाल में 1739 ईस्वी में ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था और वापस जाते हुए नादिर शाह भारत से मयूर सिंहासन ले गया था। तो मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में। यह सिंहासन कहाँ रखा जाता था? आगरा के दीवाने आम में। क्लियर दोस्तों? इस सिंहासन को बनाने वाले कारीगर का नाम क्या था? बादल खां। और इस सिंहासन को तख्ते ताउस भी कहा जाता है। इस सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। और आगे चल करके इस सिंहासन को ईरान कौन लेकर के गया? 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया, तब वो अपने साथ मयूर सिंहासन ईरान ले गया। तो मूल रूप में ये आगरा के दीवाने आम में रखा होता था, लेकिन शाहजहां ने जब अपनी राजधानी दिल्ली में स्थापित की तो आगरा के दीवाने आम से हटा करके मयूर सिंहासन को दिल्ली में दीवाने खास में रख दिया गया। ठीक है दोस्तों, शाहजहां के ही शासनकाल में आगरा के किले के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया। मोती मस्जिद का निर्माण 1645 से 1653 के दौरान हुआ था और इस मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम अर्जुबंद बानो बेगम अर्थात मुमताज बेगम की याद में करवाया था। दोस्तों, यहाँ छोटे से चित्र के माध्यम से आपको मोती मस्जिद दिखाई गई है और यह भारत की ऐसी पहली मस्जिद है जिसमें चढ़ने के लिए आपको शुरू में 4 सीढ़ियां दिखाई देंगी। बाकी पूरे विश्व की जितनी भी मस्जिदें आपको दिखेंगी, उन सभी मस्जिदों में केवल 3 सीढ़ियां होती हैं, लेकिन आगरा स्थित मोती मस्जिद एकमात्र ऐसी मस्जिद है जिसमें 4 सीढ़ियां आपको प्राप्त होंगी। माना जाता है मोती मस्जिद मुगल काल में बनी सबसे महंगी परियोजना थी, यानी मोती मस्जिद के निर्माण में ताजमहल से भी ज्यादा पैसे खर्च हुए थे। इसका निर्माण शाहजहां ने आगरा के किले के भीतर अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। क्लियर है दोस्तों?
वहीं आपको आगरा में जामा मस्जिद भी प्राप्त होगी। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा बेगम के द्वारा करवाया गया था। आगरा के किले के भीतर आपको मुसम्मन बुर्ज नामक एक 6 मंजिला इमारत प्राप्त होगी। इस बुर्ज में ही बैठ करके शाही परिवार की स्त्रियां पशुओं का युद्ध देखा करती थीं और शाहजहां को जब उसके पुत्र औरंगजेब ने 1658 ईस्वी में आगरा के किले में कैद कर दिया था, तब शाहजहां इसी मुसम्मन बुर्ज में ऊपर बैठ करके ताजमहल को निहारा करता था और मुमताज महल को याद किया करता था और यहीं रहते हुए शाहजहां की 1666 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। तो क्लियर है दोस्तों। आगरा की मोती मस्जिद भी शाहजहां के शासनकाल में बनी, जिसका निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज बेगम की याद में करवाया था। और आगरा की जामा मस्जिद भी शाहजहां के शासनकाल में निर्मित हुई और उसका निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा बेगम ने करवाया था। मुसम्मन बुर्ज भी आगरा में ही स्थित है, जो कि 6 मंजिला इमारत है और अपने जीवन के अंतिम वर्षों में शाहजहां यहीं से ताजमहल को निहारा करता था। दोस्तों, आगरा में निर्मित सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य था ताजमहल, जिसका निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। ताजमहल मूल रूप से शाहजहां की प्रिय बेगम अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज महल या मुमताज बेगम के नाम से जाना जाता है, उसका मकबरा है। तो दोस्तों, यहाँ न केवल मुमताज महल की कब्र है, बल्कि मुमताज महल के कब्र के बगल में ही शाहजहां की भी कब्र है। क्लियर है दोस्तों। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ और शाहजहां के शासनकाल में निर्मित ये सबसे प्रसिद्ध इमारत है। मूल रूप से मुमताज महल का मकबरा है। मुमताज की मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई थी और 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। इसके निर्माण में 21 से 22 वर्ष लगे थे। माना जाता है ताजमहल का निर्माण 1653-1654 के दौरान हुआ था। और दोस्तों, ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिसके कार्य से खुश होकर के शाहजहां ने उस्ताद अहमद लाहौरी को नादिर उल उस्र की उपाधि भी दी थी। तो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि ताजमहल का वास्तुकार किसे माना जाता है? उस्ताद अहमद लाहौरी को। और शाहजहां ने इसे कौन सी उपाधि दी थी? नादिर उल अस्र। कई पुस्तकों में प्राप्त होगा नादिर उल उस्र। क्लियर है दोस्तों। और इसका निर्माण कब हुआ, यह सन भी आपको याद रखना है। ताजमहल का निर्माण 1653-54 ईस्वी में हुआ था। और यह किसका मकबरा है? मुमताज महल या अर्जुमंद बानो बेगम का मकबरा है, जो कि शाहजहां के ससुर आसफ खां की पुत्री थी। और मुमताज की कब्र के बगल में ही ताजमहल के भीतर शाहजहां की भी कब्र है। क्लियर है दोस्तों। ताजमहल के संबंध में माना जाता है कि इसका वास्तुकार तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे, लेकिन इसका मुख्य कारीगर उस्ताद ईसा था। तो यह नाम भी याद रखना है कि ताजमहल का निर्माण कार्य किसके देखरेख में कंप्लीट हुआ था? उस्ताद ईसा का। लेकिन इसका नक्शा किसने बनाया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। दोस्तों, स्पेन के एक पादरी हैं मानरीक। उनका यह कहना है कि ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी नहीं था, बल्कि इटली के शहर वेनिस का रहने वाला जिरोनियो विरेनियो ने इसके नक्शा का निर्माण किया था। तो मानरीक का ऐसा मानना है कि ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी की जगह जिरोनियो विरेनियो था, जो कि मूल रूप से इटली के वेनिस शहर का रहने वाला था। यद्यपि इस तथ्य को ज्यादातर इतिहासकारों ने खारिज कर दिया है। तो दो नाम आपको विशेष रूप से याद रखनी है। एक तो ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था और ताजमहल का निर्माण उस्ताद ईसा नामक मुख्य कारीगर के देखरेख में हुआ था। ताजमहल के निर्माण में माना जाता है कुल 3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों। तो आपको 1983 भी याद रखना है। 1983 में ही यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ताजमहल को शामिल किया गया था। यह ताजमहल आप लोगों ने कई बार देखा होगा। तो इसे भारत की सबसे सुंदर इमारत माना जाता है और इसे 7 अजूबों में भी शामिल किया जाता है। दोस्तों, एक बार पुनः देखते हैं। शाहजहां के शासनकाल में निर्मित इमारतों में से सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण इमारत था ताजमहल,
जिसका निर्माण शाहजहां ने आगरा में अपनी बेगम अर्जुमंद बानो बेगम के मरने के उपरांत उसके मकबरे के रूप में करवाया था। मुमताज की मृत्यु अपनी 14वीं संतान को जन्म देते हुए 1631 ईस्वी में हुई थी और माना जाता है कि उसकी 14वीं संतान का नाम था गोहन आरा बेगम। तो जब ये गोहन आरा बेगम को जन्म दे रही थी, उसके जन्म के उपरांत ही इसकी मृत्यु हो गई थी। 1632 में ताजमहल का निर्माण प्रारंभ हुआ, जो कि 21 या 22 वर्षों के उपरांत 1653-54 में पूर्ण हुआ था। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिसको शाहजहां ने नादिर उल उस्र या नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी। ताजमहल का निर्माण उस्ताद ईसा नामक कारीगर के देखरेख में हुआ था। स्पेन के पादरी मौनरीक का यह कहना है कि ताजमहल का नक्शा उस्ताद अहमद लाहौरी ने नहीं बल्कि इटली के शहर वेनिस का रहने वाले जिरोनियो बिरोनियो ने बनाया था। ताजमहल के निर्माण में लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और ताजमहल को 1983 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया गया था। दोस्तों, शाहजहां के शासनकाल में आगरा के अतिरिक्त दिल्ली में भी कई महत्वपूर्ण स्थापना निर्मित किए गए। माना जाता है शाहजहां के ही शासनकाल में दिल्ली में एक नया शहर बसाया गया, जिसे शाहजहानाबाद कहते थे। तो दोस्तों, शाहजहानाबाद नामक शहर दिल्ली में शाहजहां के शासनकाल में बसाया गया था और 1638 ईस्वी में बसाया गया था। शाहजहानाबाद को दिल्ली में बसाए गए शहरों में से 7वां एवं अंतिम शहर माना जाता है। तो मैंने आपको इस लेक्चर के प्रारंभ में ही बताया कि दिल्ली में कुल 7 नगर स्थापित करवाए गए थे। पहला नगर कुब्बतुल इस्लाम, जिसे मेहरौली भी कहा जाता है। दूसरा नगर सिरी का नगर। तीसरा नगर तुगलकाबाद का नगर। चौथा जहांपनाह। पांचवा फिरोज शाह कोटला। छठवां पुराना किला या दीन पनाह। सातवां शाहजहानाबाद, जो कि शाहजहां के शासनकाल में दिल्ली में बसाया गया था। क्लियर है दोस्तों? शाहजहां ने आगरा की जगह यहीं अपनी राजधानी 1638-39 ईस्वी में स्थानांतरित की थी। तो दोस्तों, पहले सल्तनत काल में इल्तुतमिश ऐसा शासक था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली में स्थापित की थी। इल्तुतमिश से लेकर के सिकंदर लोदी तक राजधानी दिल्ली में ही रही। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नामक शहर बसाया था और 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने दिल्ली की जगह आगरा में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तब से राजधानी मुस्लिम शासकों की आगरा में थी। मुगल शासकों में बाबर, हुमायूं, अकबर, इन सब के समय राजधानी आगरा थी। अकबर के शासनकाल में 1571 से 85 के दौरान फतेहपुर सीकरी में राजधानी थी। 1585 से 1599 के दौरान लाहौर में राजधानी थी और 1599 में अकबर के ही शासनकाल में एक बार पुनः राजधानी आगरा में स्थानांतरित कर दी गई थी। जहांगीर के शासनकाल में आगरा में ही राजधानी रही। शाहजहां के शासनकाल में प्रारंभ में आगरा में ही राजधानी रही, लेकिन 1638-39 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में नई राजधानी दिल्ली में स्थानांतरित की गई और शाहजहानाबाद नगर में ही शाहजहां ने प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण करवाया। दोस्तों, लाल किले का निर्माण कार्य 1648 ईस्वी में कंप्लीट हुआ। तो दिल्ली में शाहजहां ने शाहजहानाबाद नामक शहर बसाया और इसी शहर में शाहजहां ने 10 वर्षों के उपरांत लाल किले का निर्माण करवाया। लाल किले का वास्तुकार भी उस्ताद अहमद लाहौरी थे। यह प्रश्न इस बार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में पूछा गया था कि लाल किला का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। तो जनरली दोस्तों, लोग ताजमहल का वास्तुकार तो याद रखते हैं, लेकिन लाल किला के वास्तुकार को भूल जाते हैं। तो यह प्रश्न भी आपको याद रखना है कि लाल किले का मुख्य वास्तुकार भी उस्ताद अहमद लाहौरी था। लाल किले के भीतर शाहजहां ने दीवाने आम, दीवाने खास, हीरा महल, रंग महल, ख्वाब महल और हमाम का निर्माण करवाया था। हमाम एक नहाने के लिए एक जगह थी। दीवाने खास के संबंध में एक इतिहासकार ने यह लिखा है कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो बस यही है। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह कथन अमीर खुसरो का है, जबकि कुछ इसे फिरदौसी का कथन कहते हैं। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस भवन के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो बस यही है? किसके संबंध में? दिल्ली में स्थित दीवाने खास के संबंध में। और मैंने आपको बताया कि शुरू में मयूर सिंहासन आगरा के दीवाने आम में रखा जाता था। बाद में शाहजहां के शासनकाल में ही इसे आगरा की जगह दिल्ली लाया गया और दिल्ली में
इसे दीवाने खास में स्थापित किया गया। दोस्तों, लाल किला में चारों दिशाओं में आपको 4 दरवाजे दिखाई देंगे, जिन्हें दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट और लाहौरी गेट के नाम से जाना जाता है। तो जब हम लोग दिल्ली में रहते थे, प्रिपरेशन करते थे, तो इन्हीं गेट से हमें बस प्राप्त होती थी। तो दिल्ली में कहीं घूमने के लिए वहाँ जो दिल्ली कॉरपोरेशन की बस चलती हैं वो इन्हीं गेट से मिलती थी, कश्मीरी गेट से या लाहौरी गेट से, अजमेरी गेट से या दिल्ली गेट से। तो ये 4 गेट कहाँ पे हैं? लाल किला के चारों तरफ स्थित हैं। क्लियर है दोस्तों? लाल किला को भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 2007 ईस्वी में लाल किला को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। क्लियर है दोस्तों? तो हमने लाल किला के संबंध में भी पढ़ा कि लाल किला शाहजहानाबाद नगर में स्थित है। इसका निर्माण 1648 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में हुआ था और इसका मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। यहाँ जो दीवाने खास निर्मित है उसके संबंध में यह कहा गया है कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो बस यही है। यहाँ 4 दरवाजे हैं और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2007 ईस्वी में शामिल किया गया था। ये है लाल किला। तो आपने कई बार देखा होगा लाल किला। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ तिरंगे झंडे को भी फहराया जाता है। क्लियर है दोस्तों? आगे हम पढ़ते हैं कि शाहजहां के शासनकाल में दिल्ली में जामा मस्जिद का भी निर्माण हुआ और दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां के द्वारा ही दिल्ली में निर्मित करवाई गई थी और इसे भारत की सबसे बड़ी मस्जिद माना जाता है। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है, जिसे दिल्ली की जामा मस्जिद कहते हैं और इसका निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि आगरा की जामा मस्जिद शाहजहां की पुत्री जहां आरा बेगम के द्वारा निर्मित करवाई गई थी और दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने निर्मित करवाई थी। लाल किला के नजदीक ही यह मस्जिद निर्मित है। दोस्तों, शाहजहां के शासनकाल में अजमेर में अन्ना सागर झील है और उस अन्ना सागर झील में एक घाट का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। साथ ही साथ अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। उस मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शाहजहां के शासनकाल में संगमरमर लगाया गया था और दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में भी शाहजहां के शासनकाल में संगमरमर लगाया गया था। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि अजमेर स्थित अन्ना सागर झील में एक घाट का निर्माण किस मुगल बादशाह के द्वारा करवाया गया था? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। शाहजहां ने अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को और दिल्ली में निर्मित निजामुद्दीन औलिया की दरगाह को पुनः संगमरमर में ढाला था। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरह से हमने पढ़ा कि मुगल कालीन स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां का शासनकाल था, जिसके शासनकाल में कई सुंदर सुंदर भवन निर्मित करवाए गए, जिनमें सबसे सुंदर भवन था ताजमहल। दोस्तों, शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ। औरंगजेब की रुचि स्थापत्य कला में नहीं थी, साथ ही साथ इस समय तक मुगलों की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती जा रही थी, क्योंकि औरंगजेब के शासनकाल में जागीरदारी संकट उत्पन्न हो गया था। इसलिए औरंगजेब के शासनकाल में बहुत सीमित संख्या में स्थापत्य निर्मित करवाए गए। औरंगजेब के शासनकाल में लाहौर की बादशाही मस्जिद का निर्माण हुआ। औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली के लाल किला के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण किया गया। औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब की प्रिय बेगम राबिया दुर्रानी भी कहा जाता है, उनका मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में निर्मित करवाया गया था, जिसे बीबी का मकबरा कहते हैं। यह औरंगजेब के शासनकाल में निर्मित सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य है। तो बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक जिला है। इस जिला में ही दौलताबाद है। दौलताबाद में ही एक जगह है खुलदाबाद, वहां बीबी का मकबरा है, जो कि औरंगजेब की पत्नी राबिया दुर्रानी का मकबरा है। और इस मकबरे का निर्माण 1679 ईस्वी में करवाया गया था। एक बार यह सन भी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। तो दोस्तों, मूल रूप से औरंगजेब की पत्नी राबिया दुर्रानी का मकबरा है, जिसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। और बीबी के मकबरे की स्थापत्य शैली ताजमहल के समान दिखाई देती है, लेकिन यह ताजमहल के जैसा सुंदर नहीं है, इसलिए इसे ताजमहल की अधूरी नकल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, बीबी के मकबरे को दक्षिण भारत का ताजमहल या काला ताजमहल या ताजमहल की अधूरी नकल भी कहा जाता है।
तो इसे ही दक्षिण का ताजमहल, काला ताजमहल, द्वितीय ताजमहल तथा ताजमहल की अधूरी नकल कहते हैं बीबी के मकबरे को, जो कि महाराष्ट्र स्थित औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद में निर्मित है, जिसका निर्माण औरंगजेब ने अपनी पत्नी राबिया दुर्रानी के मरने के उपरांत करवाया था। आप चित्र में देख सकते हैं कि यह लगभग ताजमहल के जैसा दिखाई देता है, लेकिन ताजमहल जितना सुंदर नहीं है, क्योंकि औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी थी। यही कारण है कि औरंगजेब इसका निर्माण न तो ताजमहल के समान भव्यता के साथ करवा सका और ना ही इसमें ताजमहल के समान सुंदरता ही दिखाई देती है। दोस्तों, यही औरंगजेब के मरने के बाद औरंगजेब की मृत्यु हुई थी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में, लेकिन उसके सबको अहमदनगर के पास ही महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिला है, उसी औरंगाबाद जिला में दौलताबाद है, दौलताबाद में खुलदाबाद है, खुलदाबाद में भी औरंगजेब को दफनाया गया था। तो खुलदाबाद में ही बीबी का मकबरा है, खुलदाबाद में ही औरंगजेब का मकबरा है। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद जिला में स्थित खुलदाबाद में निर्मित है, जो कि औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत करवाया गया था। तो क्लियर है दोस्तों, औरंगजेब के शासनकाल में ज्यादा स्थापत्य निर्मित नहीं हुए। लाहौर में बादशाही मस्जिद, दिल्ली के लाल किले के भीतर की मोती मस्जिद और औरंगाबाद के खुलदाबाद में बीबी का मकबरा, और औरंगजेब के मरने के बाद वहीं औरंगाबाद के खुलदाबाद में औरंगजेब का मकबरा निर्मित करवाया गया। इस तरह से हमने समस्त मुगल बादशाहों के शासनकाल में जो महत्वपूर्ण स्थापत्य निर्मित करवाए गए उनके संबंध में हमने विस्तार से जानने का प्रयास किया। आप संबंधित वीडियो को दोस्तों बार बार देखें और इन समस्त तथ्यों को याद करने का प्रयास करें। इन तथ्यों का महत्व न केवल प्रारंभिक परीक्षा में है, बल्कि मुख्य परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को याद रखने हैं दोस्तों। क्लियर है? एक बार पुनः मैं सभी मुगल बादशाहों के मकबरे आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूं। बाबर का मकबरा काबुल में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है, शाहजहां का मकबरा आगरा के ताजमहल में है, और औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद एक शहर झारखंड में भी है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। औरंगजेब की पत्नी बीबी का मकबरा और औरंगजेब का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।